2018 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी और तभी मैंने आईआईटी जैम का पेपर क्लियर किया था। मेरा आईआईटी मद्रास में एमएससी फिजिक्स के लिए एडमिशन हुआ था, लेकिन तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एमएससी नहीं करनी है, मुझे सिविल सेवा में ही आना है। तो एक वो अंदर से मोटिवेशन मेरा जगा तभी, तो मैंने आईआईटी ड्रॉप करने का निर्णय तब लिया। थोड़ा मतलब रिस्की था क्योंकि जो सिविल सर्विसेज है काफी अनसर्टेन इसमें रहता है। तो उसके बाद मैंने आईआईटी ड्रॉप किया और मैंने दिल्ली में अपनी कोचिंग स्टार्ट की। 2018 से मैंने तैयारी की और उसके बाद 2020 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, और यूपीएससी मेरा प्रीलिम्स हुआ और अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस नहीं हो पाया। और फिर 2021 में मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया, उसमें प्रीलिम्स हुआ, मेरा मेंस हुआ और इंटरव्यू कॉल मेरी आई, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाया। और उससे रिलेटेड एक चीज और बताना चाहूंगा उस अटेम्प्ट जो आपको और भी मोटिवेट करेगी कि जब 2020 का मैंने मेंस दिया था तो उसके बाद मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, तो उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। तो उसके बाद जैसे ही उनको 2 या 3 महीने का बेड रेस्ट बताया गया था, तो उस बीच में मेरा इंटरव्यू का कॉल आ गई थी। तो जैसे ही मैंने अपने फादर को ये चीज बताई कि मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया है, तो वो इतना खुश हो गए थे कि उनकी रिकवरी जो 2 से 3 महीने में होने वाली थी, वो 1 या 2 दिन में इतनी रिकवरी हो गई। तो आप लोगों को केवल अपने लिए नहीं करना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी करना है। जैसे कि स्मृति ईरानी मैम की मदर बैठी है, तो आपको अंदाजा लग सकता है कि हमसे ज्यादा अपने सिलेक्शन की खुशी हमारे पेरेंट्स को होती है। और अपनी जर्नी को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो फिर 2021 में मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था यूपीएससी का। उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेट में हुआ क्योंकि इंटरव्यू से मैं यूपीएससी के इंटरव्यू फेल होना बहुत मतलब डिप्रेसिव फेज होता है। उसके बाद फिर 5 दिन मेरे 2022 के प्रीलिम्स में बचे थे यूपीएससी के, और यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स भी शायद 12 जून को था, एक हफ्ते बाद उसका प्रीलिम्स था। मैंने किसी तरह उनकी तैयारी स्टार्ट की कि देखते हैं कि जो होगा इस बार देखा जाएगा। 2022 में फिर मैंने यूपीएससी का और यूपीपीसीएस दोनों के प्रीलिम्स क्लियर किए। यूपीपीसीएस में मेरा वो पहला अटेम्प्ट था। तो उसके बाद यूपीएससी का मेरा मेंस नहीं हुआ था उस साल, लेकिन यूपीपीसीएस में मैं लास्ट ईयर नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ था और मैं वर्तमान में बिजनौर जनपद में एज अ नायब तहसीलदार कार्यरत हूँ। 2022 में भी नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होने के बाद मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं आई थी कि अभी थोड़ा और अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया मुझे 2023 का भी अटेम्प्ट देना है। उस साल मैंने यूपीएससी नहीं दिया था, केवल यूपीपीसीएस का अटेम्प्ट मैंने दिया था, जिसमें मेरी डिप्टी कलेक्टर में रैंक बनाई है। थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है। वो प्लान, वो स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, मैंने 3 चीजों का यूज किया था। एक तो टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी थी, मैंने कनिष्क कटारिया सर की और टाइप से जुनेद अहमद सर थी, उनकी स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया। उससे जो मैं उनकी स्ट्रेटजी से पाया, अपने अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग मैंने उनको नोट किया और अपनी स्ट्रेटजी बनानी स्टार्ट की। उसके बाद आयोग की तरफ से हमारे पास 2 चीजें आती है, एक तो सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो एनालाइज किया कि किस सब्जेक्ट से क्या डेप्थ में क्वेश्चंस आयोग पूछ रहा है। पहले तो यूपीएससी की स्टार्ट की थी, तो यूपीएससी का मैंने देखा कि कितने डेप्थ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो ये मेरा था कि एक प्लान के थ्रू जाना है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन मैंने रखा अपनी प्रिपरेशन में। और इसके बाद जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन में हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक तो पहले ग्रेजुएशन के दिनों में ज्यादा सीरियस नहीं होना है पढ़ाई के लिए, थोड़ा एंजॉय भी करना है, क्योंकि ये कॉलेज लाइफ आपकी कभी आने नहीं वाली है। मैं भी अपनी कॉलेज के दिनों को बहुत मिस करता हूँ। इन दिनों में मस्ती भी करनी है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई में ये मैं बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटीज करनी है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ऑप्शनल अपना प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पर ही, या जो केवल यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो जीएस 5 और 6 के पेपर्स या जीएस 1 2 3 4 कुछ भी उन दोनों में से एक चीज कवर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटीज ऑप्शनल और एक न्यूज़पेपर रीडिंग की आप हैबिट डालिए कि न्यूज़पेपर आप पढ़े, तो उससे आपको करंट के इवेंट्स और स्टैटिक पोर्शन भी दोनों कवर होंगे, तो उस चीज पर आप फोकस करें। दूसरा, आप एक अच्छा पीयर ग्रुप भी बनाएं जो आपको सपोर्ट करे इस प्रिपरेशन जर्नी में। तो
आपका जो पीयर ग्रुप होगा उनसे डिस्कस करें डेली बैठकर कि क्या टॉपिक्स करंट अफेयर्स के चल रहे हैं, उन पर एक अच्छी डिबेट आप करें। लड़ना नहीं है, मतलब डिबेट ही करनी है अपने दोस्तों से, तो सही से मतलब उनसे डिबेट करें। और इसके अलावा एक जो न्यूज चैनल है मैं वो भी सजेस्ट करूंगा आपको, संसद टीवी के नाम से एक चैनल आता है, उसको आप फॉलो करें। उसमें काफी मतलब स्टार्टिंग में लगेगा कि कुछ बोरिंग न्यूज कवर हो रही है, लेकिन जो देश के असली मुद्दे हैं वो उसी चैनल पर कवर हो रहे हैं, तो काफी अच्छा वो चैनल है, आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद जो सोर्सेज हैं, बेसिकली जो सब टॉपर्स फॉलो करते हैं वही सोर्सेज मैंने फॉलो किए। और मेनली मैं एनसीईआरटीज का बताऊंगा कि एनसीईआरटीज को आप कैसे पढ़ें, क्योंकि बेसिकली आप सब ग्रेजुएशन में हैं, तो अभी आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी को एकदम से याद नहीं करना है शुरू में, आपको एक दो रीडिंग में एनसीईआरटी का जो मतलब उसकी जिस्ट है कि वो क्या मतलब समझाना चाह रही है, आपको केवल वो पढ़ना है, वो देखना है कि एनसीईआरटी का बेसिक एसेंस क्या है, तो उसको पढ़ें। उसके बाद फिर आपको समझ में आने लग जाएगा, जब जैसे आप सिलेबस देखेंगे और पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिक्वायरमेंट एग्जाम की क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी को पढ़ें। और उनके बाद में जब 3 या 4 रीडिंग हो जाए उसके शॉर्ट नोट्स आप बना लें और उनको उसके बाद में रिवाइज करें। तो ये मेरी तरफ से था, बाकी आप अपने डाउट पूछें जिसको भी जो डाउट हो। देखिए जब एग्जाम पास आता है तो एंजाइटी तो होती है, सबको होती है। प्रीलिम्स से मतलब मुझे तो बहुत डर लगता था, 3-4 दिन पहले नींद आनी बंद हो जाती थी मुझको तो प्रीलिम्स से पहले डर होता है। लेकिन इस स्ट्रेस को अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपको सर्विस में बहुत दिक्कत आएगी। जैसे मैं नायब तहसीलदार हूँ अभी, तो मैं देखता हूँ जैसे किसी का पहले डाउट भी आया था, शायद आपका डाउट था कि एग्जाम डिफिकल्ट है या सर्विस डिफिकल्ट है, तो मैं 1 साल से सर्विस में हूँ एंड बिलीव मी कि एग्जाम बहुत इजी है, सर्विस से बहुत डिफिकल्ट है। बहुत स्ट्रेस आएगा, बहुत सिचुएशन झेलनी पड़ेगी, तो स्ट्रेस के लिए आपका ये है कि जो अंदर से मोटिवेशन है, जैसे मैंने बताया कि आपके पेरेंट्स के लिए आप करें और आप क्यों कर रहे हैं मतलब तैयारी, उसको आप मोटिवेशन बनाएं। जैसे कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि रील्स में मतलब आईएएस ऑफिसर की एंट्री देख ली, इस सबसे मोटिवेट आप मतलब 1 या 2 दिन हो पाएंगे। जो आपकी अंदर की मोटिवेशन है, अंदर की जो आग है उसको मतलब जलाना है, और उससे ही आप मोटिवेट रहेंगे, तो वही स्ट्रेस जो और एंजाइटी है वो आप टैकल करेंगे। हाँ, प्रिपरेशन आप किसी भी मीडियम में करें। जैसे लास्ट ईयर मैंने देखा था नायब तहसीलदार के बैच में काफी लोग हिंदी मीडियम से थे, इस साल मैं देख रहा हूँ तो इंग्लिश मीडियम से काफी लोग एसडीओ में सेलेक्ट हुए हैं। तो ये वेरी करता है साल टू मतलब ईयर टू ईयर, ये वेरी करता है, बट मीडियम जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें करें। मतलब जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है उसमें आप प्रिपरेशन करें। लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आयोग मतलब कुछ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक की थी, और सिक्योरिटी के लिए टाटा मैक्रो हिल्स पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको मैंने फॉलो किया था। एनवायरनमेंट जो प्रीलिम्स में है थोड़ा, यूपीएससी के प्रीलिम्स में स्पेशली, तो एनवायरनमेंट का काफी पोर्शन आता है, तो आप 2 कोचिंग की जो मंथली मैगजीन है या ईयरली मैगजीन है उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ आप कर पाते हैं, 2 यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस एक है या अलग है? सिलेबस काफी डिफरेंट है, आप मतलब नेट पर सिलेबस सर्च कर लीजिएगा। जीएस 1 2 3 4 का सिलेबस सेम है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो मेंस में है, लेकिन इस बार यूपीपीसीएस ने अपना पैटर्न चेंज किया था, यूपी स्पेशल के 2 पेपर ऐड हुए हैं, ऑप्शनल हटाए गए हैं वहां से। और एक हिंदी में डिफरेंस है कि हिंदी का पेपर के मार्क्स ऐड होते हैं यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में केवल क्वालीफाइंग होता है। प्रीलिम का सिलेबस लगभग सेम है। रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपकी पर्सनैलिटी खुद सुधरती चली जाएगी, जितनी चीजें आप पढ़ेंगे आपके अंदर टॉलरेंस आएगी, मतलब अपोजिट जो व्यूज को जानने की, वो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। जब आप दूसरे के विचारों को सम्मान देंगे तो वो सबसे बड़ा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और इसके लिए है कि स्पोकन स्किल्स सुधारने के लिए आप मिरर प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने बोले, अपने जो ग्रुप्स हैं जैसे मैंने बताया कि डिबेट में आप पार्ट लें, अपने फ्रेंड्स से डिबेट करें, मतलब उनसे बातें करें, तो इसके थ्रू आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाएगा।
ये तो मतलब ऐसा सवाल है, इसका आंसर गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से दे पाएगी। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी हेल्प के लिए बनी है। जो टेक्नोलॉजीज है, जैसे हमने रोबोट मूवी देखी है, तो उसमें जब टेक्नोलॉजी ह्यूमन से ऊपर चली जाएगी तो वो मतलब हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। जैसे मैं अपने आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानता हूँ, तो उन्होंने यही आइडिया दिया था कि साइंस फॉर ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी फॉर साइंस। तो साइंस को हमें ह्यूमैनिटी के लिए लगाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे लिए हेल्प करेगी। जब तक वो हमारे लिए हेल्प कर रही है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। उसको अपने से ऊपर नहीं उठने देना है। इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं मिलेगा। हाँ, एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए यही है कि स्टार्टिंग में आपको एनसीईआरटीज को मतलब बेसिक आइडिया उसका लेना है, जैसे मैंने बताया था अभी एनसीईआरटीज का। तो बेसिक आइडिया उसका ले, और जो एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की है, ये सब पढ़नी है, सोसाइटी की एनसीईआरटी है। नहीं, आपके पास अगर टाइम है तो 6 to 12 एनसीईआरटीज पढ़े। जैसे मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी तो मैंने 11 12 की पढ़ी थी। लेकिन अगर आपको 11 12 की एनसीईआरटीज नहीं समझ में आ रही है तो 9 10 की पढ़े, वो भी नहीं समझ में आ रही तो 6 to 12 की कुछ पढ़े। 11 12 की एनसीईआरटी समझ में आ जाती है, आप सब ग्रेजुएशन वाले हैं तो 11 12 की एनसीईआरटी बेसिकली सबको समझ आ जाएगी। थोड़ी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उसको समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, वो थोड़ी डिफिकल्ट है, उसके लिए आप 9 10 की पढ़ सकते हैं। हाँ, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं, जब मतलब 3-4 रीडिंग के बाद बनाने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा रिम्स में लगे। रिम्स में जैसे यूपीपी से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है और यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछता है। और मेंस में है कि जीएस 1 2 3 4 का लगभग सेम पैटर्न है, क्वेश्चंस लेवल भी लगभग सेम हो चुका है, आंसर सेम रखे थे। मैं जीएस 1 2 3 4 में सेम आंसर जैसे यूपीएससी में लिखता था मैं, ऐसे यूपीपीसीएस में लिखते। थोड़े फैक्चुअल मैंने आंसर इस बार लिखे थे, जैसे लास्ट ईयर मेरा 9th सिद्धार्थ में हुआ था, तो इस बार मैंने थोड़ा जो चेंज किया था, अपने आंसर्स में ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल, डेटा और फैक्ट्स डाले थे। सर एथिक्स के लिए लास्ट में पूछे हाँ, कोचिंग के नोट्स में मतलब हेल्प लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोचिंग मतलब कोई एविल है, उससे हेल्प लो आप। अगर किसी कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं तो उनको फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने रीजन आईएएस के काफी नोट्स फॉलो किए थे तो मुझे हेल्पफुल भी लगे थे। सर जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए बेस्ट। एथिक्स में ये है कि मैंने राजाराम की बुक पढ़ी थी एथिक्स में, मेरे पास और कोई सोर्स नहीं था अवेलेबल तब। और एथिक्स में है कि आप एग्जांपल्स दें एथिक्स के पेपर में, डिफरेंट फील्ड से दें, जैसे बॉलीवुड से भी एग्जांपल दें, क्रिकेट से भी एग्जांपल दें, आईएएस ऑफिसर्स के एग्जांपल दें। तो एथिक्स में मतलब आप जितने ज्यादा एग्जांपल्स देंगे, और बेसिकली है कि आंसर राइटिंग में उसके इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशन देनी है, कंक्लूजन किसी कोट के साथ कर सकते हैं, किसी भी अच्छे स्कॉलर का कोट आप। हाँ, यूपी स्पेशल जैसे लास्ट ईयर नया पेपर ऐड हुआ था तो सोर्सेज भी ज्यादा नहीं थे। मैंने ओनली आईएएस एसटीआईएस के दोनों के नोट्स फॉलो किए थे। एक राकेश सारस्वत की बुक आती है उसको फॉलो किया, लेकिन ये था कि ये बुक सब लगभग फॉलो कर रहे थे। मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई, मैंने थोड़ा जो सरकारी मटेरियल था उसको ज्यादा फॉलो किया। तो हाँ, जैसे 2000 जो 15 अगस्त था उससे पहले माननीय मुख्य सचिव जी का एक लेटर आया था, वो मेरे ग्रुप पर आया, उसमें काफी यूपी सरकार की अचीवमेंट्स के बारे में बताया था। तो मैंने उससे अपने नोट्स बनाए थे, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला हुआ है, एसडीएम सिड नाम, सिड बंद के नाम से, एसडीएम एसआईडी बंद के नाम से मेरा चैनल है, आप उसमें देख सकते हैं। नहीं, एनसीईआरटी सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी। इसके लिए मतलब बहुत डिटेल हो जाएगा, लेकिन डीपीटी की वीडियो आप वो देख लेना, या किसी भी टॉपर की वीडियो देख लेना, सब सोर्सेस सेम ही फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। जैसे सर बता रहे हैं कि इनके चैनल पर करंट वीडियो आप वो देख लीजिएगा। हाँ, सीसेट के लिए बहुत लोगों को इशू आता है, सीसेट का मैं बता देता हूँ। तो सीसेट यूपीपीसीएस का सीसेट मतलब थोड़ा इजी आता है यूपीएससी कंपैरिजन में। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन है उनको प्रीवियस ईयर आप देख लें सीसेट के, और सीसेट के पेपर में टाइम इशू सबसे ज्यादा आता है। तो उसको जब आप मॉक देंगे या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, 15 मिनट पहले सॉल्व करना ट्राई करें। मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा अगर इशू है तो 9 10 की आती है, वो थोड़ा आपको पढ़े। तो सीसेट मतलब यूपीएससी का थोड़ा डिफिकल्ट है, यूपीएससी का ज्यादा इशू है।
ये ऐसे ही नाम से एग्जाम के टाइम पे पढ़ना है नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स मतलब कंटेम्परेरी अफेयर्स कुछ नहीं है पुराने करंट SHAIVI रैंक 50 हाँ हिस्ट्री में एक इशू आता है कि ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी आपको न्यू पढ़नी है न्यू पढ़ सकते हैं मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है सरकार के मतलब उसने अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव होती है तो एनसीईआरटी दोनों मतलब कोई भी पढ़ सकता है नहीं नहीं वो हम जो तो जॉब उसमें भी नहीं था। ये हमारे उनके यहाँ के जो पूर्व प्रधान थे बुलबुल राव उनके बेटे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर ना लिखा ऑप्शनल सिलेक्शन में आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो फॉलो करें जैसे मैंने तो अपने ऑप्शनल डिसाइड करते हुए जैसे मेरी ग्रेजुएशन थी फिजिक्स में तो मैंने फिजिक्स ऑप्शनल ले लिया था तो अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अपना इंटरेस्ट और स्कोरिंग को थोड़ा देखिए कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आ रहा है उसके बेसिस पे आप ऑप्शनल सिलेक्ट कोई अच्छा प्राइस आ रहा है नहीं पढ़ा क्वेश्चन नहीं समझोगे पढ़ा हुआ याद किसी को नहीं होता है वो इतनी बुक्स हैं कि वो किसी को याद नहीं होगा बार बार रिवाइज करना पड़ेगा मतलब किसी बुक को 10-15 बार 20 बार पढ़ना पड़ेगा बार बार आप पढ़े रिवाइज करें तो ही याद होगा वो हाँ एक दो डाउट और दूसरा है आप बता दीजिए सर ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कैसे मैनेज करें हाँ ग्रेजुएशन में जितना आपको टाइम मिल पाता है मतलब कॉलेज के टाइम में होता है मेरे साथ तो ये था कि इतना नहीं पढ़ना होता है ग्रेजुएशन में एग्जाम के टाइम पे मैं पढ़ता था ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी ग्रेजुएशन के बाद आपको फुल टोटल कोर्स में अपनी प्रिपरेशन करनी है उसके बाद 10 घंटे 11 घंटे 2 घंटे जितने आपको मिलते हैं पूरा पढ़े तो ग्रेजुएशन के बाद कुछ काम करने को नहीं होता है हमारे पास तो अगर जॉब है तो जॉब के साथ मैनेज करें लेकिन अगर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 9-10 घंटे आप नहीं करें एक लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट नोट्स आपका क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहा है एग्जाम के टाइम गलतियों को मैं बताता हूँ अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट मैं अपना बताऊंगा 2020 में जैसे मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने क्या किया केवल प्रीलिम्स पर फोकस किया मेंस पर मैं फोकस नहीं कर पाया मेंस के लिए मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मेंस तो हो ही जाएगा एक बार प्रीलिम्स निकलना चाहिए तो ऐसा नहीं करना है इंटीग्रेटेड आपको प्रिपरेशन रखनी है उसके बाद जो 2021 वाला अटेम्प्ट था उसमें मैंने जो जीएस के सब्जेक्ट्स थे उनको वेटेज के अकॉर्डिंग मतलब कवर नहीं किया जीएस 4 में मेरे कम मार्क्स थे जीएस 4 में अच्छे मार्क्स आते हैं तो वहाँ पर वो कमी मुझे महसूस हुई और इंटरव्यू पर भी मैं थोड़ा लाइटली इंटरव्यू को ले गया तो इंटरव्यू में वो वहाँ पर मेरे लिए मैं हाथ किया और जो 2022 में था उसमें मेरा 35,000 रुपये पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था और यूपीएससी में था यूपीएससी में पीसीएस को मैनेज नहीं कर पाया था थोड़ा यूपीएससी हुआ है सब लेकर चलिए थैंक यू सो मच अगर आप लोगों पे और भी डाउट होंगे तो एचडीएम सीट 1 के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं मतलब डाउट सबके सोल्व करने का ट्राई करता हूँ और SDM SID 1 तो उस पर मैं डाउट सोल्व करने का ट्राई करता हूँ अभी तो थोड़ा मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस रहेगा तो 4-5 दिन शायद मैं बिजी रहूँ लेकिन मैं सबके डाउट्स आपके इंडिविजुअली सोल्व करूँगा थैंक यू सो मच Thank you so much, Mr. Gupta, for your enriching